हेलो दोस्तों, फ्लैट वाइजली में आप सभी का स्वागत है। हम लोग DSSB PRT एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे हैं। जो भी बच्चे आपके फ्रेंड्स वगैरह है या आप किसी को जानते हो जो कि DSSB PRT एग्जाम की तैयारी कर रहा है, तो आप उनके साथ ये चैनल को शेयर कर सकते हो, वीडियोस को शेयर कर सकते हो, उनकी बहुत हेल्प होगी। हम पेडागोजी सेक्शन को पहले कर रहे हैं जो कि आपका 100 मार्क्स का है, बिकॉज जनरल पेपर आपका SSC में भी सेम ही रहता है एंड सभी अदर एग्जाम्स में भी, तो आपको वो कहीं पे भी मिल जाएगा जनरल पेपर। लेकिन प्रॉपर हमें चाहिए पेडागोजी का सेक्शन, इसलिए हम पेडागोजी सेक्शन पहले कर रहे हैं। बिकॉज कई बार होता है हमें कुछ वीडियोस तो मिल जाती है लेकिन सारा सिलेबस नहीं मिल पाता है, तो हम एक्यूरेट सिलेबस के अकॉर्डिंग प्रॉपर पढ़ेंगे, कुछ एक्स्ट्रा फालतू हम नहीं पढ़ रहे हैं। स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास में हमने चाइल्ड डेवलपमेंट कर चुके हैं, ग्रोथ कर चुके हैं, डेवलपमेंट कर चुके हैं। आज की क्लास में हम पढ़ेंगे डोमेन्स ऑफ डेवलपमेंट का टॉपिक। सो लेट्स स्टार्ट आवर टुडेज क्लास। डोमेन्स ऑफ डेवलपमेंट की अगर हम बात करें तो हमारे 4 डोमेन्स ऑफ डेवलपमेंट है टोटल। फर्स्ट है हमारा फिजिकल प्रोसेस, सेकंड है हमारा कॉग्निटिव प्रोसेस, थर्ड है हमारा सोशल प्रोसेस एंड फोर्थ है हमारा इमोशनल प्रोसेस। ये चारों आपके डोमेन्स है डेवलपमेंट के। ये कुछ स्किल्स हैं आपके डेवलपमेंट की, डोमेन्स कह लो, स्किल्स कह लो, डेवलपमेंट की ये 4 हैं जो कि मेन आपके प्रोसेसेस हैं, स्किल्स हैं, डोमेन्स हैं। फिजिकल प्रोसेस में क्या होता है, फिर आप फिजिकल स्किल कह लो या फिजिकल डोमेन का मतलब क्या है, इसमें जो आपकी डेवलपमेंट होती है, ये डेवलपमेंट आपकी होती है क्योंकि ड्यू टू जेनेटिक इनहेरिटेड फ्रॉम पेरेंट्स, यानी कि जेनेटिकली जो हमें कुछ जीन्स मिले हैं, इसी वजह से आपका फिजिकल प्रोसेस उस पर डिपेंड अप करता है। एग्जांपल में आप हाइट देख सकते हो, अगर आपके पापा की हाइट 6 फुट है, मम्मी की हाइट 5.5 है, तो आप हो सकता है कि आप ना इन दोनों की एवरेज की हाइट मिले आपको, यानी कि 5.8 हाइट मिल सकती है, हो सकता है कंप्लीट 6 हाइट भी मिल जाए या 5.5 हाइट भी आपकी हो सकती है। तो ये आपकी जीन्स के ऊपर डिपेंड अप करेगा आपका फिजिकल प्रोसेस डेवलपमेंट में, कि आपके पेरेंट्स की किस अकॉर्डिंग आपने उनके कैसे इनहेरिट किया जीन्स को। आपका आई कलर मैटर कर सकता है। फिजिकल प्रोसेस में ना मेरे को डेफिनेशन देख सकते हैं कि जो भी हमारी बॉडी के अंदर चेंजेस आ रहे हैं, चेंजेस इन साइज, शेप, या जब हम फिजिकल मैच्योरिटी हमारी बॉडी में आ गई, हमने अटेन कर ली, तो जो भी हमारी फिजिकल एबिलिटीज हो गई उस टाइम पे, जैसे कि हम बास्केटबॉल खेलने में अच्छे हो गए या हम वॉलीबॉल खेलने में अच्छे, तो हमारे हैंड मूवमेंट्स उस अकॉर्डिंग हो जाए। कुछ लोग एथलीट बन जाते हैं, या पोल, जैवलिन थ्रो, डिस्कस थ्रो, तो ये हम कुछ गेम्स से हमारी फिजिकल एबिलिटी सामने आती है, तो उससे हमें पता चलता है कि हमारे अंदर कितनी फिजिकल मैच्योरिटी आ जाती है। जैसे कि हम गेम्स के थ्रू डायरेक्टली पता कर सकते हैं कि हमारी बॉडी कितना अच्छे से कोऑर्डिनेट करे, हमारे अंदर कौन सी फिजिकल एबिलिटीज हैं। तो ये सब क्या है आपके फिजिकल डोमेन के अंदर आता है डेवलपमेंट में। नेक्स्ट आता है आपका कॉग्निटिव प्रोसेस। कॉग्निटिव प्रोसेस में क्या है, इसमें आपकी मेंटल एक्टिविटीज इंक्लूड होगी, साथ में एक प्रोसेस ऑफ नोइंग एंड एक्सपीरियंसिंग प्रोसेस हो गया, जिसमें कि आप जानने की कोशिश करते हैं आप क्या क्या एक्सपीरियंसेस कर रहे हो। इसमें क्या होता है कि जो आपका माइंड है, आपका ब्रेन है, ये डील करता है कि आपको कोई चीज जाननी है या लर्न करना है, तो आप कैसे करोगे, आपकी चीजों को कैसे समझ रहे हो। इसमें ये सब इन्वॉल्व करेगा आपके थिंकिंग पावर को, आपकी रीजनिंग पावर को, आपकी प्रॉब्लम सॉल्विंग पावर को, डिसीजन मेकिंग स्किल्स कैसी हैं आपकी, कि आप जल्दी से डिसीजन ले पाते हो या नहीं ले पाते, डिसीजन मेकिंग स्किल्स हो गई। प्रॉब्लम सॉल्विंग, कि आप मैथ्स को कितनी जल्दी प्रॉब्लम सॉल्व करिए, डेली लाइफ में कोई प्रॉब्लम आ रही है तो ऐसा नहीं कि आप डिप्रेस्ड हो रहे हो, परेशान हो रहे हो, आप उस प्रॉब्लम का हल ढूंढ रहे हो। अटेंशन, थॉट्स कैसे हैं आपके, या अटेंशन पाने के लिए आप, मतलब एक होता है ना हमारी स्किल्स क्या, अटेंटिव स्किल्स हैं कि आप किसी चीज को बहुत ध्यान से सुनते हो या नहीं सुनते, तो ये सब आपका माइंड के ऊपर है कि आपकी रीजनिंग पावर कैसी है, कि आप प्रॉब्लम्स को कैसे सॉल्व कर रहे हो, कैसे रीजनिंग दे रहे हो, कि आप सही और गलत में फर्क कर पाते हो या नहीं कर पाते। ये सब आपके कॉग्निटिव प्रोसेस के अंदर आता है, यानी कि कॉग्निटिव डोमेन के अंदर आपके आगे मेंटल एक्टिविटीज, या आपका ब्रेन कैसे सोचता है, आपकी प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स कैसी है, आप डिसीजन कैसे लेते हो, रीजनिंग कैसी है, आप किसी चीज को जानने की कोशिश के लिए आपकी, मतलब एक होता है ना तरीका होता है किसी का, कि अगर उसे कोई चीज जाननी है तो वो कैसे जाने। कुछ लोग होते हैं सिर्फ बुक्स से ही पढ़ेंगे, कुछ लोग होते हैं लोगों से पूछ लेंगे डायरेक्ट क्योंकि उन्हें बुक्स पढ़ना नहीं पसंद, कुछ लोग होंगे कि वो बुक्स भी पढ़ेंगे और फिर वो दूसरे लोगों से भी पूछेंगे, वो इंटरनेट पे भी देख रहे हैं, तो वो अच्छे से जानने की कोशिश करते हैं, डिफरेंट सोर्सेज से पता कर रहे हैं किसी चीज के बारे में। तो ये सब क्या है, एक अपने अपने अंदर स्किल्स होती है कि कोई चीज पर्सन या कोई पर्सन कैसे किसी चीज को अडॉप्ट करता है, कैसे किसी चीज को याद करने की कोशिश करता है, वो अपना उसका माइंड कैसे वर्क करता है, तो ये आएगा आपका कॉग्निटिव डोमेन के अंदर। अब आते हैं सोशल प्रोसेस में। सोशल प्रोसेस में क्या है कि इसमें जो भी एक इंडिविजुअल में चेंजेस आ रहे होते हैं, जब वो दूसरे लोगों के साथ इंटरैक्ट करते हैं, यानी कि अपनी सोसाइटी में वो इंटरैक्ट कर रहा है या डिफरेंट पीपल से जब वो इंटरैक्ट कर रहा है डिफरेंट लोगों से, तो जब उसके अंदर कुछ भी चेंजेस आ रहे हैं तो वो सभी आपका सोशल डोमेन के अंदर आएगा। ये एक ऐसा प्रोसेस भी है जिसमें कि हम ना नॉलेज गेन करते हैं, कुछ स्किल्स आती है हमारे अंदर जो कि हमें हेल्प करती है कि हम दूसरों के साथ इंटरैक्ट कैसे कर रहे हैं, कितने पीस के साथ रहते हैं, कितने हमारे पास यूनिटी की एक सेंस है, एक फील है, टीम वर्क कितना है, तो ये सब आपका सोशल डोमेन के अंदर आ गया। इसमें एग्जांपल हमारी पर्सनालिटी कैसी है, एटीट्यूड कैसा है हमारे दूसरे लोगों के लिए, हम यूनिटी में रहना चाहते हैं या नहीं, पीसफुली वर्क कर रहे हैं या नहीं, टीम वर्क कैसा है, हमारे इमोशंस, हम इमोशनली कैसे बिहेव करते हैं,
किसी भी सिचुएशन के अंदर। तो ये सब हो गया आपका सोशल प्रोसेस के अंदर। अब आता है इमोशनल प्रोसेस। इमोशनल प्रोसेस में हमारी फीलिंग्स क्या है, हम कैसे इमोशनली रिस्पॉन्स कर रहे हैं। कोई प्रॉब्लम आई तो हम बिल्कुल इमोशनली सैड हो गए, या किसी ने हमें कुछ बोले तो हम सैड हो गए। ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर कोई आपको कुछ बोल रहा है ना फिर आप सैड फील करना हो, ऐसे मत करो। तुम उस पर्सन को रॉन्ग प्रूव करो। हम बोलते हैं ना कि एक्शंस आर लाउडर देन द वर्ड्स, तो आप उसको उल्टा जवाब में कुछ मत बोलो, अपने एक्शंस के थ्रू उसको दिखाओ कि बस भाई जो तू बोल रहा था वो चीज गलत थी। तो हम इमोशनली कैसे अपने आप को रिप्रेजेंट करते हैं, हमारी खुद की फीलिंग्स को हम कितना कंट्रोल कर पाते हैं, ये सभी आपका आता है इमोशनल प्रोसेस के अंदर, कि हम अपने आप को कैसे एक्सप्रेस कर रहे हैं, हम अपने इमोशंस को कैसे कंट्रोल कर पा रहे हैं, हम दूसरों के साथ हमारा बिहेवियर कैसा, ये भी हमारे इमोशंस पे डिपेंड अप करता है। हमने ना एक चीज देखी होगी कि ना कई बार ना हम किसी को देख लेते हैं, हम ना अपने आप से उसको बोल देते हैं कि यार ये पर्सन ना जरूर ऐसा होगा, बल्कि हमने उससे बातचीत नहीं की, हमने उससे कभी मिला नहीं, बस एक होता है ना कि देख के यार ये ना अजीब सा हो रहा है कि ये तो ऐसा ही होगा, तो हमने मान लिया। तो वो चीज सही नहीं होती। इसका मतलब इमोशनली वीक हो, क्योंकि आपको डर है समवेयर कि ना यार वो आपसे आगे निकल रहा है, या वो आपसे आगे निकल सकता है, या आपको पीछे छोड़ सकता है। तो समवेयर ना आप जेलस हो, इस वजह से आप दूसरे पर्सन के लिए ना पहले ही कुछ भी बना लेते हो। और फिर होता है कि ना आप उसके साथ जब बातचीत करने लगे, कभी आपका इंटरेक्शन हुआ, तो आपको फिर अच्छा लगने लगता है कि नहीं यार ऐसा भी नहीं है ये पर्सन जैसा हमने सोचा था। या कई बार ये वाली चीज भी आ जाती है कि जितना आपने सोचा था ना, आप जिस चीज के लिए उसके जेलस फील कर रहे थे वो चीज हुई नहीं, एक्चुअल में वो पर्सन आपसे अच्छा था ही नहीं, वो इन एक्चुअल में आपसे उस लेवल पे कमजोर था या उस स्किल में कमजोर था। तो ये चीजें होती है। तो इट ऑल डिपेंड्स अपॉन कि आप अपने इमोशंस, आपका बिहेवियर कैसे कंट्रोल अप करते हैं, अपने आप को एक्सप्रेस कैसे कर रहे हो। इसलिए इंटरव्यू में आपका ये सारी चीजें टेस्ट हो जाते हैं, बिकॉज आप फिजिकली कैसे बैठ रहे हो, आपका ब्रेन कितना स्ट्रॉन्ग है कि अगर वो फेसेस बना रहा है, क्योंकि वहां पे एक साइकोलॉजिस्ट भी बैठता है। केवीएस के इंटरव्यू में एक साइकोलॉजिस्ट भी बैठेगा जो कि आपके ये सारे डोमेन्स को जज कर रहा है कि आप कैसे बातचीत कर रहे हो, आपको कितनी तमीज है, कि आप कैसे रिएक्ट करते हो। आपका कोई क्वेश्चन पूछे तो आप उसको कितने अच्छी तरीके से आंसर कर रहे हो। कोई टीचर ने आपको तेज आवाज में कोई क्वेश्चन पूछ लिया या फेस बना के पूछ लिया बहुत सैडली या गुस्से वाला, तो आप इमोशनली कैसे रिएक्ट कर रहे हो, एंड उस टाइम पे आपकी बॉडी जो है वो क्या शो कर रही है कि आप डर रहे हो या नहीं डर रहे, आप कॉन्फिडेंट हो या नहीं कॉन्फिडेंट। तो ये सभी आपके डेवलपमेंट के डोमेन्स हैं जो कि जज भी किए जाते हैं, बिकॉज आगे जाके आपको यही डेवलपमेंट की चीजें एज अ टीचर अपने स्टूडेंट्स में इंक्लूड करनी है, जो कि उन्हें आगे प्रोग्रेस की ओर लेके जाए, उन्हें प्रोग्रेसिव बनाए। ये थे हमारे डोमेन्स ऑफ डेवलपमेंट। अब आते हैं कुछ डेवलपमेंटल टेक्निक्स हैं। तो ये हमारी दो टेक्निक्स हैं, क्रॉस सेक्शनल स्टडी एंड लॉन्गिट्यूडनल स्टडी। ये मैंने आपको ना जब मैं एजुकेशनल साइकोलॉजी पढ़ा रही थी तो उसमें भी मैंने आपको ये दोनों टेक्निक्स के बारे में बातचीत की है। तो अब हम यहाँ पे प्रॉपरली देखेंगे कि डेवलपमेंटल टेक्निक्स में डेवलपमेंट को मापने के लिए हम दो तरह की स्टडीज करते हैं। फर्स्ट है आपकी क्रॉस सेक्शनल स्टडी, सेकेंड आपकी लॉन्गिट्यूडनल स्टडी। क्रॉस सेक्शनल स्टडी में क्या होता है कि ना इसमें आपके डिफरेंट सैंपल्स होते हैं, यानी कि पहले आपने कुछ 4 साल के बच्चे ले लिए, उसी टाइम पे आपने कुछ 5 साल के बच्चे ले लिए, एंड फिर कुछ 10 साल के बच्चे ले लिए। तो इन तीनों बच्चों का क्या है, एज ग्रुप क्या है, डिफरेंट है। अब जब इनका एज ग्रुप डिफरेंट है तो अब आप ना इन तीनों से एक ही क्वेश्चन पूछ रहे हो और एक ही टाइम पे ना इन तीनों के आंसर्स को आप जज कर रहे हो कि इस टाइम पे ये बच्चा अपने व्यूज को कैसे एक्सप्रेस कर रहा है। जो 5 साल का बच्चा है वो इसी चीज पे कैसे एक्सप्रेस करेगा। फॉर एग्जाम्पल हम ना इंडिया पाकिस्तान पे बात कर लेते हैं। तो 4th क्लास के बच्चे के अंदर इंडिया और पाकिस्तान को लेके क्या है, 5th क्लास के अंदर इंडिया और पाकिस्तान के लेके क्या इमोशंस है, वो कैसे आंसर कर रहा है। 10th क्लास का बच्चा फिर एक 10 साल का बच्चा इंडिया पाकिस्तान को लेके क्या रिएक्ट करेगा या क्या जवाब देगा, कैसे क्या होना चाहिए। तो ये सब डिपेंड अप करेगा। तो यहाँ पे हम क्या करें कि हम ना डाटा कलेक्ट कर रहे हैं डिफरेंट एज ग्रुप के लोगों से एक ही टाइम पे, यानी कि यहाँ पे आपके पास क्या होता है, डिफरेंट सैंपल्स होंगे। सैंपल्स में हमने ये डिफरेंट बच्चे ले लिए डिफरेंट एज ग्रुप के, लेकिन यहाँ पे सेम टाइम होगा, यानी कि हम उनसे डिफरेंट टाइम पे नहीं पूछ रहे कोई क्वेश्चन, हम उनसे सेम टाइम पे यानी कि एक ही टाइम पे अलग अलग बच्चों से हम क्वेश्चन पूछ रहे हैं। यानी कि एक क्लास के अंदर हमने 4 साल का बच्चा बिठा दिया, 5 साल का बच्चा बिठा दिया, 10 साल का बच्चा बिठा दिया। अब उसी एक क्लास में हमने एक क्वेश्चन पूछा और सबको बोला कि अब तुम ना चिट्स पे अपने आंसर लिख दो, फिर हम उन चिट्स को ले लेंगे, फिर हमने उनसे डाटा कलेक्ट कर लिया। तो ये थी आपकी क्रॉस सेक्शनल स्टडी, यानी कि डिफरेंट सैंपल्स होंगे एंड डिफरेंट ग्रुप्स होंगे जिनको कि कंपेयर किया जाएगा कि किस बच्चे ने कैसे आंसर दिया है एक ही समय पे। लॉन्गिट्यूडनल स्टडी में क्या होता है, इसमें आपके सेम सैंपल रहेंगे लेकिन यहाँ पे ना डिफरेंट टाइम पीरियड हो जाएगा। सेम सैंपल्स होंगे यानी कि एक ही एज ग्रुप के, मान लो मैंने ना 10 साल के बच्चे लिए हैं सबसे पहले, अब फिर मैं 2 साल बाद उन्हीं बच्चों को लूंगी जब वो 12 साल के हो जाएंगे। सेम बच्चों को लूंगी जो पहले 10 साल के थे और अब वो 12 साल के हो गए। फिर यही 12 साल वालों को जब ये 16 साल के हो जाएंगे तब मैं इनसे वही बातचीत करूंगी। तो यानी कि सेम सैंपल्स होते हैं बट डिफरेंट
टाइम रहेगा, यानी कि एक बार मैंने 2 साल के गैप में इनसे क्वेश्चन पूछा, फिर मैंने इनसे 16 साल यानी कि 4 साल के गैप में फिर मैंने इनसे क्वेश्चन पूछा। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, यहाँ पे हम जज कर रहे होते हैं कि जो बच्चों में चेंजेस आ रहे हैं ये हमें पता चलते हैं एट इंडिविजुअल लेवल, जब हम लॉन्गिट्यूडनल स्टडी की बात करते हैं। तो यहाँ से हमारे पास डाटा कलेक्ट होता है कि जो बच्चों में चेंजेस है इंडिविजुअल लेवल पे क्या क्या चेंजेस है, एंड क्रॉस सेक्शनल स्टडी में जो हमें पता चलता है, हमें पता चलता है कि सोसाइटी के अंदर क्या क्या चेंज आ रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे हम एक ही बार में डिफरेंट एज ग्रुप के बच्चों को ले लेते हैं, यानी कि चेंजेस एट सोसाइटल लेवल। इसमें आप सर्वेस को काउंट कर सकते हो। जैसे कि हमने ये पूछ लिया, 4 साल के बच्चे से पूछा कि तुम पार्ले-जी खाते हो या फिर आप सीएनसी के बिस्किट्स खाते हो। 5 साल के बच्चे से पूछ लिया सेम क्वेश्चन कि आप सीएनसी खाते हो या पार्ले-जी। 10 साल के बच्चे से पूछ लिया, तो हमने एक सोसाइटी लेवल पे पता कर लिया कि ज्यादातर लोग सीएनसी के बिस्कुट खाते, पार्ले-जी के नहीं खाते। तो यहाँ पे हमने क्या किया कि डिफरेंट बच्चे लिए, डिफरेंट सैंपल्स लिए एक ही टाइम पे, और उनसे एक सेम सवाल पूछा, उन्होंने जो आंसर दिया उससे मैंने सोसाइटल लेवल पे एक आंसर निकाल लिया, यानी कि एक प्रॉपर मेरे को आंसर पता चलिए कि यहाँ पे ज्यादातर जो मोस्टली जाना जाता है बिस्किट का नेम या फिर मोस्ट को लोगों को जो टेस्ट प्रेफरेंस है वो क्या है, तो वहां पे मेरे को ये पता चलिया। लॉन्गिट्यूडनल में मैं एक ही बच्चे को ले रही हूँ, एक ही एज ग्रुप के बच्चों को लिया मैंने, फिर उन्हें मैं 2 साल बाद सेम क्वेश्चन पूछ रही हूँ, फिर मैं उनसे सेम क्वेश्चन 4 साल बाद पूछ रही हूँ, यानी कि डिफरेंट टाइम पे मैंने सेम बच्चों को लिया जो मैंने सबसे पहले लिए थे। फिर मेरे को पता चल जाए कि इंडिविजुअली क्या क्या बच्चों के टेस्ट में चेंजेस है, यानी कि मान लो 10 साल का बच्चा था, उसको सबसे पहले सीएनसी का बिस्किट पसंद आ रहा था, फिर जब 12 साल का हुआ तो भी उसे सीएनसी का ही बिस्किट पसंद आ रहा है, अब 16 साल का हुआ तो उसको ना ये अब पार्ले-जी का बिस्किट पसंद आने लगा। तो यानी कि अब उसका चेंज आ गया, उसमें इंडिविजुअल लेवल पे अब उसमें चेंज आ गया। पहले 2-3 साल उसको सीएनसी पसंद आया, फिर 4 साल बाद अब उसका टेस्ट प्रेफरेंस बदल गया, अब उसको पार्ले-जी पसंद आ रहा है। ये मेरे को डाटा कलेक्ट कर लिया मैंने। तो ये थी आपकी डेवलपमेंटल टेक्निक्स। सो होपफुली आपको पसंद आई होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग इट एंड लाइक सब्सक्राइब शेयर करना मत भूलना। एंड जो भी बच्चे TSSB PIT की तैयारी कर रहे हैं उनके साथ शेयर कर दो एंड सब्सक्राइब कर दिया करो। हम भी मेहनत करते हैं तो हम पे भी थोड़ा रहम खा लिया करो।